Good morning, friends. Good afternoon. Good evening. जनरली देखिए, जब भी मैं ये वीडियो शुरू करता हूँ ना, तो ये ग्रीटिंग्स के साथ करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता है कि आप एक्चुअली कौन से टाइम पे ये यूट्यूब पे ये वीडियो देखने वाले हैं। तो आपने जो भी समय पे आपने ये वीडियो ऑन किया है, आपको ग्रीटिंग्स उसके हिसाब से। मैं आप सभी का चैप्टर नंबर 3 आईसी 38 की जो प्रिपरेशन है, उसमें आपका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम दर्शन शाह है और मैं निशा इन्वेस्टमेंट्स का ओनर हूँ और हमारी टैगलाइन है कि वी प्लेस अवर कस्टमर्स फर्स्ट। It is always ethical practice to keep the customer's benefit ahead of your self interest. तो मेरे कस्टमर्स का जो आप हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। वैसे तो देखिए, मैं आपको क्या बोलूँ कि मतलब मैं आपको कस्टमर्स इसलिए समझता हूँ क्योंकि कहीं न कहीं पे आप हमारे वीडियो देखते हैं। बाकी वैसे देखने जाए तो मैंने भी आपकी तरह ही आईसी 38 एग्ज़ाम पास आउट करा है और एग्ज़ाम पास आउट करके मैं आपको अभी इस पे फर्दर आपको पास करने की ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहा हूँ या हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पे आप अच्छे से आईसी 38 के एग्ज़ाम्स पास कर पाएँ। आप सभी से निवेदन है जो अभी मेरे साथ जुड़े हैं या जो ये वीडियो को देख रहे हैं, आप मतलब आप हमको, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अपने जो दोस्त हैं या जो लोगों को इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एंटर करना है, तो एग्ज़ाम्स क्लियर करनी है या उनको कंसेप्ट समझने हैं, तो उनको ये वीडियो शेयर करें। डेफ़िनेटली सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और आपको ये वीडियो कैसी लगी उसके बारे में कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताएँ, क्योंकि दिस विल हेल्प अस फर्दर इम्प्रूव द कंटेंट एंड द डिलीवरी, जहाँ पे हम आपको बेहतर तरीके से इसमें हेल्प कर पाएँ, असिस्ट कर पाएँ। तो इसी नोट पे हम आगे बढ़ते हैं। अ, देखिए, हर प्रेज़ेंटेशन में मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारी लर्निंग एंड डेवलपमेंट टीम ने ये प्रेज़ेंटेशन बनाया हुआ है। ये प्री लाइसेंस ट्रेनिंग फॉर एडवाइज़र्स है इंश्योरेंस कोर्स 38 के लिए, राइट? मेरी फ़र्म का नाम निशा इन्वेस्टमेंट्स है। करिकुलम इंडेक्स वही है। द होल बुक हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 3 सेक्शंस, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। यहाँ पे थोड़ी सेक्शन 2 में लाइफ इंश्योरेंस के बारे में इन्फॉर्मेशन है, सेक्शन 3 के बारे में हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में इन्फॉर्मेशन है और सेक्शन 1 में कॉमन चैप्टर्स हैं। तो अगर आप कॉमन चैप्टर्स में देखेंगे तो हमने लास्ट टाइम चैप्टर 1, चैप्टर 2 खत्म किए थे और चैप्टर नंबर 3 इज़ ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज़्म। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज़्म के क्वेश्चन आंसर्स पे फोकस करने वाले हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये चैप्टर के अंदर हमेशा अ, हमेशा इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, तो मैं जो आपको बता रहा था कि ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज़्म में से ये सबसे इम्पोर्टेंट ज़्यादा चैप्टर है। क्यों? क्योंकि ये दिस इज़ रिलेटेड टू कस्टमर रिड्रेसल, मतलब ग्रीवेंस रिड्रेसल। तो इस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ओके, लेट अस सी व्हाट आर द क्वेश्चंस। सबसे पहला, द डैश हैज़ अ jurisdiction to entertain complaints where value of the goods or services and the compensation claimed is up to 20 lakhs। देखिए, मैंने जब ये चैप्टर नंबर 2 आपसे डिस्कशन हो रही थी, तभी मैंने आपको बताया था कि मतलब डिस्ट्रिक्ट फोरम जो होता है, वहाँ पे 20 लाख तक की कंप्लेन ली जाती है। स्टेट कमीशन में 20 लाख से लेके 100 लाख तक की कंप्लेन ली जाती है। मतलब 21 लाख से लेके 100 लाख तक की कंप्लेन ली जाती है और 100 लाख के ऊपर, जिसको बोलते हैं 1 करोड़, तो वो नेशनल कमीशन में उसकी कंप्लेंट्स एंटरटेन करी जाती है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये रिपीट हो रहा है, जो जब हमने चैप्टर नंबर 2 भी किया था, वो टाइम पे भी ये था इसका सवाल। तो इसका जवाब है डिस्ट्रिक्ट फोरम। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2, एक्सपांड द टर्म आईजीएमएस। तो आपको ये भी पता होगा कि जब हमने चैप्टर नंबर 2 किया था, तो आप आईआईडीए में कंप्लेन कैसे कर सकते हो, तो उसमें से 4 ऑप्शंस में से उसका जवाब था आईजीएमएस का। तो आईजीएमएस का फुल फॉर्म क्या है? मैंने आपको वही टाइम पे बोला था कि आईजीएमएस का फुल फॉर्म आपको नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स में पता चलेगा। तो एक्सपांड द टर्म आईजीएमएस, तो इट इज़ इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम।
तो ये आप इसको ज़रूर रट लीजिएगा, क्योंकि देखिए आपके लिए नया है, जबकि ये मेरे मेरे दिमाग में तो ये छपा हुआ है। तो आपको ये याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे भले थोड़ा अलग-अलग सा दिया हुआ है, जैसे कि इंटेलिजेंट ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम दिया है, इंडियन जनरल मैनेजमेंट सिस्टम दिया है, इंश्योरेंस जनरल मैनेजमेंट सिस्टम दिया है, बट द आंसर इज़ इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम। और ये भी हो सकता है कि आपको इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मतलब मैनेजमेंट सिस्टम का इतना ज़्यादा क्लोज ऑप्शंस दिया जाए कि आपको कंफ्यूज कर सकते हैं एग्जाम्स में। तो आपको इसको इतना अच्छे से रटना है कि आपसे बिल्कुल गलती ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर इज आंसर 3, विच इज इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम। इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है कि आईआरडीए के पास एक सेंट्रल रिपोजिटरी होता है, जहाँ पे कस्टमर डायरेक्टली आईआरडीए का जो पोर्टल होता है इसका इंटीग्रेट आईजीएमएस का, उस पर कंप्लेन कर सकता है, और वो आईआरडीए फिर वो कंप्लेन उसके जो कंपनी का जो कस्टमर है उसको भेजेगी, राइट। तो इट इज कॉल्ड आईजीएमएस, इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके साथ लेट अस गो टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, which of the below consumer grievance redressal agencies would handle consumer disputes amounting between 20 lakhs and rupees 100 lakhs? तो मैं इसके बारे में जितनी बार भी ये क्वेश्चन आएगा मैं आपको मतलब बार बार रिपीट करूंगा। डिस्ट्रिक्ट फॉरम 20 लाख तक, स्टेट कमीशन 20 लाख से 100 लाख तक, और नेशनल कमीशन 100 लाख के ऊपर मतलब 1 करोड़ के ऊपर। तो 20 लाख से लेके 100 लाख, द आंसर इज स्टेट कमीशन। So the correct answer is state commission. Let us move on to the question number 4. Which among the following cannot form the basis of valid customer complaint? नीचे जो 4 ऑप्शंस दिए हैं उसमें से कौन सा वैलिड कस्टमर कंप्लेन नहीं है? कैनॉट फॉर्म नहीं है, तो एक ही नहीं होगा, 3 सही होंगे। फॉल्टी प्रोडक्ट्स के लिए आप, मैं सीधा ऑप्शन नंबर डी पे जा रहा हूँ। तो फॉल्टी प्रोडक्ट्स के लिए आप डेफिनेटली कंप्लेन कर सकते हैं। एलर्जी वार्निंग नॉट प्रोवाइडेड ऑन अ ड्रग बॉटल, तो उसके लिए आप 100% कंप्लेन कर सकते हैं, राइट। इन द सिमिलर फैशन, कस्टमर चार्जिंग अ प्राइस अबाउ एमआरपी ऑफ ए प्रोडक्ट, एमआरपी मैक्स रिटेल प्राइस है, मैक्स रिटेल प्राइस के ऊपर आप पैसे नहीं ले सकते, तो इसके लिए आप कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन शॉपकीपर ने, द करेक्ट आंसर इज आंसर बी, कि शॉपकीपर नॉट एडवाइजिंग कस्टमर ऑन द बेस्ट प्रोडक्ट इन ए कैटेगरी, कि भाई इसमें से सबसे बढ़िया इसमें से कौन सी प्रोडक्ट है, इसके लिए आप कंप्लेन नहीं कर सकते, राइट। एमआरपी से ज़्यादा बेच रहा है कोई तो कर सकते हैं। ड्रग बॉटल पे जो एलर्जी वार्निंग है अगर वो प्रोवाइड नहीं करी गई है तो आप कंपनी को, आप कंपनी के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। फॉल्टी प्रोडक्ट्स के लिए कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन इसमें से कौन सी बेस्ट प्रोडक्ट है अगर वो एडवाइस नहीं करी गई है या करनी रह गई है तो आप इसके लिए शॉपकीपर के खिलाफ कंप्लेन नहीं कर सकते, राइट। ये थोड़ा लॉजिकल है, ये आपको अपने जनरल नॉलेज से भी ये आंसर्स आ सकते हैं। चलिए अभी जाते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 5, which of the below will be the most appropriate option for a customer to lodge a insurance policy related complaint? कौन से सबसे बढ़िया जगह है कंप्लेन करने के लिए रिलेटेड टू इंश्योरेंस पॉलिसी? पुलिस, सुप्रीम कोर्ट, इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट? तो ये आप रखिएगा, हमेशा जनरली आपको कंप्लेन तो करनी चाहिए कहाँ पे? तो आपको कंप्लेन करनी चाहिए इंश्योरेंस कंपनी में ही करनी चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी वाले अगर नहीं सुनते हैं या तो आपकी कंप्लेन का जवाब नहीं दे रहे हैं, तो वो केस में आपको सबसे पहली जगह जो जाना चाहिए ना, वो जगह है इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन। इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन को जनरली हिंदी में और बीमा लोकपाल कहा जाता है, और गुजराती में वीमा लोकपाल कहा जाता है। तो इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन इज द प्लेस कि जहाँ पे आपको कंप्लेन करनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम 3 महीने में इसका मतलब सॉल्यूशन आ जाता है, और इसके लिए आपको कोई पैसे नहीं खर्चा करना पड़ता है। तो इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन इज द बेस्ट प्लेस कि आप जहाँ पे आप इसके बारे में कंप्लेन कर सकते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। Question number 6, which of the below statement is correct with regards to the territorial jurisdiction of insurance ombudsman? अच्छा, अभी जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो ये बोल रहे हैं कि which of the following statement is correct
कि भाई और वो भी टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। मतलब देखिए एक सीधी सी बात है, आपको पता होगा कि पुलिस स्टेशन जो होता है, हर एक पुलिस स्टेशन का एक टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन होता है। तो वो पर्टिकुलर एरिया में जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन में जाते हैं, राइट। तो ऐसे जो गवर्नमेंट बॉडीज होती है उसके टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन होते हैं। तो बोलिए से फॉर एग्जांपल जब हम इंश्योरेंस ओम्बड्समैन की बात करते हैं तो उसका कैसे है। तो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन हैज ए नेशनल जुरिसडिक्शन। क्या उसका नेशनल जुरिसडिक्शन है, नेशनल लेवल पे कहीं से भी कंप्लेन ले सकता है। क्या वो स्टेट, हर स्टेट लेवल की जुरिसडिक्शन होती है, मतलब हर एक स्टेट में क्या एक एक इंश्योरेंस ओम्बड्समैन होता है। या इंश्योरेंस ओम्बड्समैन एज ए डिस्ट्रिक्ट जुरिसडिक्शन, मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक इंश्योरेंस ओम्बड्समैन होता है। इंश्योरेंस ओम्बड्समैन ऑपरेट्स ओनली विद इन द स्पेसिफाइड टेरिटोरियल लिमिट्स। या नंबर डी कि भाई उनका खुद का एक स्पेसिफाइड टेरिटोरियल लिमिट बनाया गया है, ठीक है। क्या वो नेशनल लेवल, उनका टेरिटोरियल टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन नेशनल जुरिसडिक्शन है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, या उनका स्पेसिफिक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा उनका स्पेसिफिक है। तो करेक्ट आंसर इज डी। आपको ये रट लेना है, ये चीज़ें बहुत ही नॉर्मल सी है, सिंपल सी हैं, इजी टू अंडरस्टैंड है। इंश्योरेंस ombudsman, हर एक ombudsman ऑफिस की एक टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन होती है जो डिसाइडेड होती हैं। और बेसिकली आप अगर आपकी इंश्योरेंस कंपनी में कहीं पे भी जाएंगे तो आपको वहाँ पे ही जो बोलते हैं ना कस्टमर सर्विस डेस्क होता है, वहाँ पे एक रूल है कि आपको नियरेस्ट इंश्योरेंस ombudsman का एड्रेस वगैरह उसके अंदर छपा हुआ होता है। और सिर्फ ना ही वहाँ पे छपा हुआ आता है, आपकी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में भी इंश्योरेंस ombudsman की जानकारी होती है। मतलब एड्रेस वहाँ पे आपको दिया हुआ होता है कि अगर आपको कोई दिक्कत है और अगर इंश्योरेंस कंपनी से आपको सही रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो आप वो पर्टिकुलर इंश्योरेंस ombudsman में जाके कंप्लेन कर सकते हैं, राइट। तो द करेक्ट आंसर इज इंश्योरेंस ombudsman ऑपरेट्स ओनली विद इन द स्पेसिफाइड टेरिटोरियल लिमिट्स। Okay, question number 7. How is the complaint to be launched with an insurance ombudsman? आप इंश्योरेंस ombudsman को कंप्लेन कैसे देंगे? क्या आप उनको फ़ोन पे देंगे या फेस टू फेस देंगे या तो क्या आप न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट के थ्रू देंगे या आप उनको राइटिंग में देंगे। तो देखिए यहाँ पे तो ऑप्शंस ऐसे दिए गए हैं जो बहुत ही सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड है। लेकिन ये खास याद रखिएगा, ऐसे सवाल आते हैं कि आपको हमेशा इंश्योरेंस ombudsman, बीमा लोकपाल को आपको कंप्लेन जो है वो राइटिंग में ही देनी है, आपको रिटर्न कंप्लेन देनी है उनको, राइट। तो आप इंश्योरेंस ombudsman में कंप्लेन कैसे देंगे, तो आप इंश्योरेंस ombudsman में कंप्लेन राइटिंग में देंगे। सो द करेक्ट आंसर इज ए, द कंप्लेन इज टू बी मेड इन राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर अप्रोचिंग एन इंश्योरेंस ombudsman। मतलब आपने एक बार इंश्योरेंस कंपनी में कंप्लेन करी, वहाँ से आपको सॉल्यूशन नहीं मिला या तो उन्होंने आपको कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो आप कितने समय तक इंश्योरेंस ombudsman का अप्रोच कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है विद इन 2 years ऑफ रिजेक्शन ऑफ कंप्लेन बाय द इंश्योरर, विद इन 3 years ऑफ रिजेक्शन ऑफ कंप्लेन बाय द इंश्योरर, within 1 year of the rejection of the complaint by the insurer, within 1 month of the rejection of the complaint by the insurer। तो मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने, इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने कंप्लेंट रिजेक्ट कर दी, उसके 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर, 1 साल के अंदर या 1 महीने के अंदर आपको इंश्योरेंस ombudsman के पास जाना है। ऐसे 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो द करेक्ट आंसर इज आपको 1 साल के अंदर इंश्योरेंस कंपनी ने जो कंप्लेन रिजेक्ट किया है उसके 1 साल के अंदर इंश्योरेंस ombudsman के पास आप वो कंप्लेन लेके जा सकते हैं। Which among the following is not a prerequisite for launching a complaint with the ombudsman? Is not a prerequisite। prerequisite का मतलब कि पहले से ज़रूरी रिक्वायरमेंट, उसको prerequisite बोलते हैं। तो बोले आप जो नीचे जो 4 ऑप्शंस दिए हैं उसमें से कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट है जो प्री नहीं है, पहले से ज़रूरी नहीं है अगर आपको इंश्योरेंस ombudsman में कंप्लेन रजिस्टर लॉन्च करानी है या रजिस्टर करानी है। तो कंप्लेन मस्ट बी बाय एन इंडिविजुअल ऑन ए पर्सनल लाइन्स। पर्सनल लाइन्स का मतलब वही होता है कि फेस टू फेस जाके रिटर्न में कंप्लेन देनी है, तो ये तो प्री रिक्विजिट है।
द कंप्लेन मस्ट बी लॉन्च विद इन 1 year ऑफ द इंश्योरर रिजेक्टिंग द कंप्लेन। तो बोले इंश्योरेंस कंपनी ने अगर वो कंप्लेन रिजेक्ट कर दी है तो उसके 1 साल के अंदर ही करनी है, तो ये भी प्री रिक्विजिट है। तो ए और बी दोनों प्री रिक्विजिट है। अभी सी और डी में से देखते हैं। द कंप्लेन हैज टू अप्रोच complainant has to approach a consumer forum prior to ombudsman, और ऑप्शन नंबर डी, द टोटल रिलीफ sought मस्ट बी विद इन एन अमाउंट ऑफ 20 लाख। अभी 20 लाख तक की कंप्लेन कर सकते हैं। चलिए 20 लाख तक की कंप्लेन भी एक रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं कि कंज्यूमर फोरम को आपने पहले अप्रोच किया हुआ होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए इसमें आप कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी के पास जाइए, वो अगर नहीं सुनते हैं तो इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन के पास जाइए। अगर इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन में से भी आपको सही उत्तर या जवाब आपके हिसाब से नहीं मिल रहा है, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप कंज्यूमर फोरम में जाते हो। आप कंज्यूमर फोरम में अगर पहले जाओगे तो इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन वाले आपकी कंप्लेन नहीं लेंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आपको सबसे पहले किसके पास जाना है, पहले सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी के पास जाना है। उसके बाद वहाँ से अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन के पास जाना है। और अगर उसके बाद सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो आप कंज्यूमर फोरम में जा सकते हो। पहले से कंज्यूमर फोरम में जाओगे, वहाँ से अगर आपको सॉल्यूशन नहीं मिला तो आप फिर इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन में नहीं जा सकते। तो कंप्लेनेंट हैज टू अप्रोच ए कंज्यूमर फोरम प्रायर टू ऑम्बड्समैन। इट इज नॉट ए प्री रिक्विजिट। ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसे कोई पहले की रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई कंज्यूमर फोरम में रिजेक्ट हुआ होगा तो ही ऑम्बड्समैन में लिया जाएगा। तो द करेक्ट आंसर इज सी। देखिए ये नॉट अ प्री रिक्विजिट, नॉट ये वो वाले हैं ना, वो कंफ्यूज कर देते हैं किसी भी व्यक्ति को। अगर आप ये प्रकार के सवाल अगर आप अच्छे से हैंडल कर पाएंगे ना, तो आपको नॉर्मल क्वेश्चन के आंसर्स तो ऐसे ही आ जाएंगे, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। ये नॉट ए प्री रिक्विजिट, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, वो ही सारी कॉम्प्लिकेटेड होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर देयर एनी फी चार्जेस दैट नीड टू बी पेड फॉर लॉजिंग दी कंप्लेन विद ऑम्बड्समैन? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ऑम्बड्समैन में कंप्लेन कराने का कोई भी चार्ज नहीं है। तो नो फी और चार्जेस नीड टू बी पेड। तो मैं अलग अलग ऑप्शंस में नहीं जा रहा हूँ। क्यों नहीं जा रहा हूँ? क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको ये बता दिया है कि आपको बेसिकली ऑम्बड्समैन में कंप्लेन करने के लिए कोई भी पैसा नहीं देना है। क्वेश्चन नंबर 11, कैन कंप्लेन बी लॉन्च अगेंस्ट अ प्राइवेट इंश्योरर? सवाल क्या है कि एक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के पास क्या कंप्लेन करी जा सकती है? कंप्लेन कैन बी लॉन्च्ड अगेंस्ट पब्लिक इंश्योरर्स ओनली। यस, कंप्लेन कैन बी लॉन्च अगेंस्ट प्राइवेट इंश्योरर्स। कंप्लेन कैन बी लॉन्च अगेंस्ट प्राइवेट इंश्योरेंस ओनली इन लाइफ सेक्टर। कंप्लेन कैन बी लॉन्च अगेंस्ट प्राइवेट इंश्योरेंस ओनली इन नॉन लाइफ सेक्टर्स। सिंपल सा जवाब है। वैसे देखने जाएं तो आप कंप्लेन प्राइवेट इंश्योरर या पब्लिक सेक्टर के इंश्योरर को भी के अगेंस्ट भी कर ही सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंप्लेन क्या है, एकदम स्पेसिफिक है। कैन ए कंप्लेन बी लॉन्च अगेंस्ट प्राइवेट इंश्योरर? इट इज़ वेरी 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 स्पेसिफिक। यस इट कैन बी। तो सिंपल सा जवाब है। लेकिन एक सिंपल से सवाल को, सिंपल के जवाब को, सिंपल से सवाल के सिंपल से जवाब को ऐसा घुमा के ये प्रेजेंट करते हैं कि कभी कभी हम जो एग्ज़ाम देने जाते हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और हम कुछ और ही सिलेक्ट करके आ जाते हैं। तो मेरा आपसे सिर्फ निवेदन है कि जो भी चीज़ करें अच्छे से पढ़े, सवाल को अच्छे से समझे, जो ऑप्शन है उसको अच्छे से समझे और उसके हिसाब से आप आंसर सिलेक्ट करें। देखिए कंप्लेंट्स कैन बी लॉन्च अगेंस्ट पब्लिक इंश्योरेंस ओनली। अभी ऐसे कैसे पॉसिबल है कि सिर्फ पब्लिक इंश्योरेंस के सामने कंप्लेन हो सकती है? कंप्लेन कैन बी लॉन्च अगेंस्ट प्राइवेट इंश्योरेंस ओनली इन लाइफ सेक्टर। लाइफ सेक्टर मतलब सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस में। क्यों? अगर जनरल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के प्राइवेट कंपनीज है, क्या अगर वो कुछ गलती करते हैं तो क्या उनके अगेंस्ट कंप्लेन नहीं हो सकती? पक्का हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी, कंप्लेन कैन बी लॉन्च अगेंस्ट प्राइवेट इंश्योरेंस ओनली इन नॉन लाइफ। अरे भाई, प्राइवेट इंश्योरर ओनली इन नॉन लाइफ मतलब जनरल और हेल्थ, ऐसा नहीं होता है। लाइफ इंश्योरेंस में भी कंप्लेन हो सकती है। तो सी डी और ये गलत जवाब है, बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ वैसे देखने जाएं तो क्वेश्चंस खत्म हो गए फॉर द चैप्टर नंबर 3। तो देखिए ये बेसिकली हम थोड़ा सा कंक्लूड कर लेते हैं। देखिए जहाँ पे कस्टमर इंटरेक्शन होगा, जहाँ पे सर्विसेज होंगी, वहाँ पे हो सकता है प्रॉब्लम्स भी हो।
प्रॉब्लम्स हो तो कस्टमर को ग्रीवेंस रहती है। ग्रीवेंस मतलब कस्टमर्स को किसी भी चीज़ का दुख लगता है या उनको लगता है कि कंपनी ने सही नहीं किया, तो वो कहाँ पे जा सकते हैं? तो डेफिनेटली वो सबसे पहले जा सकते हैं किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के पास। वो इंश्योरेंस कंपनी अगर उनका कंप्लेन रिजेक्ट कर देती है, उसका जवाब नहीं देती है, तो उसके 1 साल के अंदर वो इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन के पास जा सकते हैं। इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन से भी अगर उनको अपनी मर्ज़ी का जवाब नहीं मिलता, तो वो फर्दर जा सकते हैं कंज्यूमर फोरम में, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, ये 3 कैटेगरीज़ होती हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 20 लाख तक की कंप्लेन ली जाती है, स्टेट कमीशन में 20 लाख से लेके 100 लाख तक की ली जाती है और नेशनल कमीशन में 100 लाख के ऊपर की कंप्लेंट्स ली जाती है। तो ये मैंने ओवरऑल थोड़ा-थोड़ा कंक्लूड किया है। मैं आपसे स्पेशली ये चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आपका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आप ही के फीडबैक से हम वीडियोस को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, सिंपल बना सकते हैं, ईज़ी टू रिटेन बना सकते हैं। ईज़ी टू रिटेन मतलब मैं जो समझा रहा हूँ वो आपके दिमाग में छप सकता है। जितना ज़्यादा सिंपल और ईज़ी होगा उतना ज़्यादा आपके दिमाग में ये चीज़ छपेगा, राइट? तो ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच। और क्या बोलूँ, लेट अस मीट इन चैप्टर नंबर 4 एंड टेक द कंसेप्ट्स अहेड।